मॉडर्न राइटर्स मतलब आधुनिक साहित्यकार को देखने वाले हैं। एमपीपीएससी में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ जन्मे थे। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनकी रचनाएं क्या थी। फिर कौन सी मैगजीन इनने लिखी। क्या इनने इंडिया में, अभी मॉडर्न राइटर्स हैं तो क्या आधुनिक इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें इनकी भागीदारी कैसी रही, किस तरीके के राइटर थे। क्या ये व्यंग्य करते थे या जर्नलिज्म पे मतलब पत्रकारिता पे इनका फोकस था। क्या इनका मतलब भारत की आज़ादी से रिलेटेड इनके लिखने का तरीका था। क्या राजनीतिक परिदृश्य पे ये कमेंट करते थे। इन तरीकों के क्वेश्चंस जो आते उनको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत एक पेज के अंदर इसको समेटने की कोशिश किया है ताकि आपको लोकेशन भी समझ में आ जाए। फ़ोटोज़ ऐड करिए ताकि ये समझ में आ जाए कि अच्छा ये राइटर इससे लिंक है और ये इस जगह पे रहता है, तो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझने में आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन चालू करेंगे। 3 ऐसे राइटर हैं जो एक ही जगह से आते हैं, वो है होशंगाबाद से। तो उनमें से एक राइटर हैं अपने माखनलाल चतुर्वेदी। अब हमारा पूरा फोकस इस वक्त रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी पे। तो 3 ऐसे कौन कौन से राइटर हैं जो होशंगाबाद से आते हैं, तो एक है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र। इन चीज़ को याद रखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हो गए अपने माखनलाल चतुर्वेदी, ये हो गए हरिशंकर परसाई, और ये हो गए हमारे गजानन माधव सॉरी भवानी प्रसाद मिश्र। तो अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ जन्म हुआ। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बबई में। बबई कहाँ पे है, ये है होशंगाबाद में। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी कर्म भूमि कौन सी थी। तो इनकी खंडवा जो है वो कर्म भूमि है, याद रखिएगा। भले ही जन्म उनका वहाँ पे हुआ होगा लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी होगी, खंडवा। इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, द इंडियन सोल के नाम से जाना जाता है, भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहले इनकी राइटिंग में जाने से पहले हम जानते हैं कि इनने कौन सी मैगजीन लिखी थी। इनकी पहली मैगजीन का नाम था प्रभा, और दूसरी मैगजीन का नाम था कर्मवीर। तो प्रभा और कर्मवीर इनकी मैगजीन थी। इसका संपादन कहाँ पे होता था, जबलपुर में। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, बबई। ये कहाँ पे आता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इनकी कर्म भी कौन सी होगी, खंडवा। उसके बाद इनकी इनको किस नाम से जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा संपादक की गई मैगजीन कौन कौन सी है। तो एक कर्मवीर हो गई और एक प्रभा हो गई। दोनों का संपादन कहाँ पे होता था, जबलपुर में। तो अब इनके बाद इनकी राइटिंग पे आते हैं, इन्होंने ऐसा क्या लिखा है। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है सबसे पहले हिम कीर्तनी। हिम कीर्तनी एक कविता संग्रह है। इसके लिए इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में मिला था, याद रखिए। प्रथम साहित्यिक पुरस्कार मिला था, वो भी कब, 1954 पे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद इनके द्वारा रचित कौन कौन सी कविताएं, ये पूछा जाता है। हिम कीर्तनी मैंने बता दिया, कविता संग्रह है। उसके बाद हिम तरंगिनी के लिए उनको मिला था, मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर गया, हिम कीर्तनी के लिए नहीं मिला था उनको, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। ये हिम के लिए उनको मिला था साहित्य, प्रथम साहित्य पुरस्कार। उसके बाद हिम कीर्तनी लिखा है। फिर समर्पण, पाँव पाँव अमीर इरादे, समय के पाँव, कृष्ण अर्जुन नाटक साहित्य, माता और रंगों की होली, इन्होंने ये सब लिखी है। और एक पुष्प की अभिलाषा, एक इनकी जो कविता है जो इन्होंने बिलासपुर की जेल में लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा को ऐसे याद रखिएगा कि जेल में पुष्प तो हो नहीं सकते थे लेकिन फिर भी इनका पॉजिटिव एटीट्यूड था तो ज़िंदगी को जीने का, इसलिए पुष्प की अभिलाषा इन्होंने कहाँ पे लिखी, जेल पे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हिम तरंगिनी के लिए इनको क्या मिला, साहित्य, प्रथम साहित्य पुरस्कार, हिम तरंगिनी। हिम कीर्तनी है उनके द्वारा लिखी। फिर एक समर्पण, पाँव पाँव से रिलेटेड, समय के पाँव, और पाँव पाँव अमीर इरादे। और उसके बाद कृष्ण अर्जुन के नाटक एक साहित्य है, रंगों की होली। और कौन सी कविता जिन्होंने इन्होंने जेल पे लिखी थी, वो है पुष्प की अभिलाषा। इस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम समझने की कोशिश करेंगे हरिशंकर परसाई। अब इनका जन्म भी होशंगाबाद में हुआ, जमानी करके गांव है वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कौन से गांव में पैदा हुआ, ये सिर्फ पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखिएगा 3 ऐसे राइटर, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी और भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये जितने भी, उनके बाद फिर इन्होंने भी क्या कहते हैं कि एक मैगज़ीन लिखी,
इसका नाम था वसुधा और प्रहरी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वसुधा याद रखने का। जैसे इन्होंने कर्मवीर लिखी और प्रभा लिखी, वैसे इन्होंने वसुधा और क्या लिख दी, प्रहरी। इनका संपादन भी कहाँ पे हुआ, जबलपुर में। दोनों की बुक जो थी वो कहाँ पे हो गई, जबलपुर में संपादन हुआ इनका। उसके बाद इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, विकलांग, हंसते हैं रोते हैं, श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये पाँव। यहाँ पे भी पाँव है और यहाँ पे भी पाँव है, तो आप पाँव से ये लॉजिक मत लगा दीजिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो याद रखिए हरिशंकर परसाई के नाम पे है, भगवान का नाम है हरिशंकर। शंकर भगवान के पास भूत आ नहीं सकते, तो इस तरीके से इसका लॉजिक याद रखिएगा कि भूत के पाँव पीछे हैं, तो भूत के पाँव ऑब्वियसली बात है पीछे ही होते हैं, उल्टे होते हैं, और उसके बाद इसको भगवान से रिलेट कर दीजिए तो आपको याद रहेगा। तो फिर से इनकी कौन कौन सी रचनाएं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। नागफनी की कहानियाँ, रानी नागफनी की कहानियाँ होगी, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, विकलांग, हंसते हैं रोते हैं, श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लिंक करने की कोशिश करिए आप कविताओं को। रानी नागफनी की कहानी, अब नाग आ गया यहाँ पे, और तट की खोज, और भूत के पाँव पीछे, और विकलांग, और हंसते हैं रोते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं इसको स्टोरी की तरह आपको लिंक करवाता हूँ। अब रानी नागफनी हो गई, रानी तट पे बैठी हुई है, अब उसके पाँव, भूत आ गया, उसके पाँव पीछे थे, तो वो उसको समझ लग रहा था कि वो विकलांग है, और फिर लेकिन समझ में आया अरे भूत है, तो हंसने भी लगी और फिर रोने भी लगी घबराहट के मारे। तो उस तरीके से इसको याद करिए। फिर उसका श्रद्धा का डोर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रानी नागफनी की कहानियाँ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और श्रद्धा का दौर। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इनकी मैगजीन कौन कौन सी लिखी है, वसुधा लिखा गया है इनके द्वारा, और प्रहरी। अब इसके बाद आते हैं हम हमारे होशंगाबाद से ही भवानी प्रसाद मिश्र। अब भवानी प्रसाद मिश्र, ये होगा इनकी फ़ोटो, आप अच्छे से देख लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में हुआ, वो टगरिया विलेज में पैदा हुए थे, उससे रिलेटेड नहीं है। 3 राइटर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और तीसरे भवानी प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा मैगजीन कौन सी थी, कल्पना। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा जो मैगजीन थी उसका नाम था कल्पना, और इन्होंने कौन कौन सी चीज़ लिखी थी, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के घने जंगल, गांधी पंचसप्ती और बुनी हुई रस्सी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुनी हुई रस्सी, पंचसप्ती भी है, और गीत फरोश। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तो याद रखिए आप। ये गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के घने जंगल, गांधी पंचसप्ती और बुनी हुई रस्सी। ये हो गए हमारे रिलेटेड 3 राइटर जो कि कहाँ पैदा हुए थे, होशंगाबाद से। अब उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, उज्जैन में आ जाते हैं। उज्जैन से हैं शरद जोशी। शरद जोशी ऐसे राइटर थे जो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से चीज़ों को लिखते थे, और ये जर्नलिज्म थे, और ये बहुत कमेंट करते थे गवर्नमेंट के ऊपर। इनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो वो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए इनके नाम भी बहुत उटपटांग रहते थे इनकी कविताओं के। जीप पर सवार इल्लियाँ, ये कोई नाम सोच भी नहीं सकता, इस तरीके से इन्होंने रखा। और इसके पीछे एक सेंस रहता था कुछ ना कुछ बताने के, कि किस तरीके से हमारा मतलब देश है, और देश में दीमक की तरह राजतंत्र हो चुका है, और किस तरीके से नेता करप्ट हो गए। और शरद जोशी को पद्मश्री भी मिल चुका है 1983 में, और 83 में पद्मश्री मिल चुका है। इनका जन्म उज्जैन से हुआ, ये तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, अंधों का हाथी, मैं और केवल मैं, एक था गधा, यथासंभव और दूसरी सता। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यथासंभव, एक था गधा, और मैं और केवल मैं। जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, अंधेरों का हाथी, मैं और केवल मैं, एक था गधा, यथासंभव और दूसरी सता। इससे कंप्लीट हो गए हमारे शरद जोशी। उसके बाद आते हैं शाजापुर से बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी इमेज। अब इनकी कविताएं देखते हैं। इन्होंने लिखे हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिल, हम विषयापी, जन्म के सतवन। तो ये जो 6 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये जो 6 इंपॉर्टेंट है बहुत, इनको याद रखिए। देखिए कुमकुम,
कौन लगाएगी? रश्मि और उर्मिला। उससे ये होगी कुमकुम कौन लगाती? रश्मि और उर्मिला। उसके बाद अपलक, हम विषयापी जन्म के, और सतवन। तो ये 3 तो लॉजिक से हो गई, बाकी 3 को याद करना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्थ एमपी से सबसे ऊपर वाले क्षेत्र से कौन आते हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध। तो गजानन माधव मुक्ति बोध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंग्रह, भारत इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य। अब इसमें चांद का मुंह टेढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती, भूरी भूरी खाक धूल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, भारत का इतिहास और संस्कृति ये 3 इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती कविताएं, इनको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी कार्यस्थल कौन सी थी? जबलपुर। ये ऐसी फीमेल और महिला भागीदार थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने जो चलाया था उसका इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इनकी कविताएं जो हैं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी और सभा का खेल। इसमें जो झांसी की रानी है उसने शेक्सपियर अवार्ड जीता है। इस कविता ने क्या जीता है? शेक्सपियर अवार्ड जीता है। तो यहाँ पे हमारे पूरे साहित्यकार कंप्लीट होते हैं। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं इन्होंने 1942 का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट लिया। तो पार्टिसिपेशन वाले लोगों में कौन हो गए? भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, एक सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। तो एक बार पिक्चर से समझ लीजिए कौन से 3 लोग कहाँ पैदा हुए, ये समझ में आ जाएगा। और फिर जितनी भी कविताएं लिखी हैं इनको आप जितना हो सके रिवाइज कर लिए। एक पोएट एक टाइम पे पकड़िए, फिर उसके बाद ब्रेक लीजिए और फिर अपने आप को रिकॉल कराने की कोशिश करिए क्या मुझे याद है। फिर ऐसा करके दूसरा लीजिए और जब पूरे हो जाएं तो अपने आप से दिमाग से खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करिए कि एक कविता का नाम ले लीजिए या फिर भवानी प्रसाद मिश्र नाम लीजिए और इनसे रिलेटेड जितनी कविताएं आपको याद आ जाती है वो उनको लिखने की कोशिश करिए। जो मिस करेंगे वो फिर से आप इस मैं PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, उस पर जाके देख लीजिए, उससे क्विक रिविज़न हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच।